कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। हम अपने पाठ्यक्रम में चौथा अध्याय कार्बन एवं उसके यौगिक पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है साबुन और अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक से हम अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन जो है हमारा सामना होता है, हम उनका उपयोग करते हैं। यह कार्य कैसे करते हैं, बने कैसे हुए होते हैं, इसके बारे में इस आज की क्लास में समझना है। साबुन के जो अणु होते हैं वो एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जो होता है वह जल से जुड़ा हुआ होता है, जबकि जो कार्बन श्रृंखला वाला सिरा होता है वह तेल से जुड़ा होता है। और दोनों पारस्परिक कार्बन श्रृंखला और तेल जो है वह परस्पर अपक्रिया करके एक दूसरे से जुड़ते हैं और जो आयनिक भाग है वह जल से जुड़ जाता है। अब चूंकि अधिकांश जो मैल होते हैं हमारे कपड़ों में, शरीर में, वह तैलीय होते हैं, जिससे साबुन का एक सिरा जुड़ जाता है और दूसरा सिरा जल के साथ जुड़कर एक इमल्सन बनाता है। इस तरह साबुन का मिश्रण जो है वो मैल को पानी के साथ बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ़ हो जाते हैं। कहने का मतलब जो साबुन का अणु होता है उसका एक सिरा आयनिक होता है, दूसरा सिरा कार्बन श्रृंखला वाला होता है। कार्बन श्रृंखला वाला तैलीय भाग से मैल से अर्थात जुड़ जाता है और जो आयनिक सिरा है वह जल के अणु के साथ जुड़कर एक इमल्सन बनाता है और इसी इमल्सन के खिंचाव से वह मैल को कपड़े से या शरीर से बाहर निकाल लेता है और हमारे कपड़े साफ़ हो जाते हैं। साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों से भी अभिक्रिया करता है, जिसके कारण मिश्रण का निर्माण नहीं हो पाता है और कपड़े साफ़ नहीं हो पाते हैं। कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं वह उनसे कपड़े साफ़ नहीं हो पाते हैं। कठोर जल से भी कपड़े साफ़ हों इसके लिए एक दूसरा यौगिक जिसे अपमार्जक कहते हैं उसका उपयोग किया जाता है। अपमार्जक को डिटर्जेंट के नाम से जानते हैं। अपमार्जक सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले अमोनियम के लवण होते हैं और इन यौगिकों का जो आवेशित सिरा होता है वह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है, इसलिए यह कठोर जल से भी प्रभावी बने रहते हैं। तो सामान्य सी बात जान लीजिए कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, इसलिए वह साबुन के साथ झाग नहीं देते हैं। उनके लिए डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है जो कि अमोनियम लवण से बना हुआ होता है और यह कठोर जल के साथ भी झाग देता है और इसे हम सामान्य भाषा में डिटर्जेंट के नाम से जानते हैं। अपमार्जकों का उपयोग जो है वह शैम्पू, कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में इत्यादि कार्यों में किया जाता है। तो यह था साबुन और अपमार्जक। यह अध्याय इसी के साथ पूरा हो गया है। हम एक बार रिवीजन कर लें कि क्या क्या हमने इस अध्याय में पढ़ा है। सबसे पहले हमने कार्बन के बारे में पढ़ा था कि कार्बन क्या होता है, जिसका रासायनिक संकेत होता है C, परमाणु क्रमांक होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4 और यह प्रकृति में 15वें स्थान पर पाया जाता है। इत्यादि चीज़ें हमने पढ़ी थी कार्बन के परिचय के बारे में। अवर श्रेणी में स्थित है। दूसरा हमारा टॉपिक था कार्बन में सहसंयोजी आबंध व सहसंयोजी आबंध कैसे बनते हैं। अब कार्बन जो है हमने इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पढ़ा वह 2 और 4 होता है। तो कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्षा में 8 या 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, मतलब अपने नज़दीकी जो अक्रिय गैस होती है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए यह शर्त पूरी करने के लिए, अपनी इस प्रवृत्ति को पूरी करने के लिए कार्बन को अपनी बाहरी कक्षा में 2 अथवा 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन को वह छोड़ दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ग्रहण कर ले। इन्हीं दोनों परिस्थितियों में उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो समस्या यह है
कि अगर कार्बन किसी दूसरे परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तो 6 ही रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी। तो धन आवेश और ऋण आवेश का जो संतुलन है वो गड़बड़ हो जाएगा और परमाणु स्थायी नहीं रह पाएगा, कक्षाएं टूट जाएंगी। इसी तरह अगर दूसरा रास्ता अपनाए कि 4 परमाणु छोड़ दे, 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे, तो क्या होगा? अगर 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु त्याग देता है तो उसके नाभिक में तो उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या धन आवेश अच्छा ही रहेगा, लेकिन जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वह 2 बचेगी। तो तभी यह धनावेश ऋणावेश जो है वह उसमें संतुलन जो है उत्पन्न हो जाएगा और वह इलेक्ट्रॉन नाभिक में चले जाएंगे और परमाणु नष्ट हो जाएगा। दोनों स्थितियों में कार्बन जो है वह अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण नहीं कर पाता है। इसके लिए वह एक मध्यवर्ती रास्ता अपनाता है कि ना तो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ता है और ना ही किसी से ग्रहण करता है, बल्कि वह इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, जिससे वह अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ परमाणु के साथ साझा कर लेता है और उसके फिर इलेक्ट्रॉनों का अपनी बाह्य कक्षा में साझा कर लेता है। इस तरह वह सहसंयोजी आबंध बनाकर अपना अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बने हुए जो आबंध होते हैं उन्हें हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। 2 परमाणुओं, एक परमाणु एकल द्वि या त्रिबंध का निर्माण कैसे होता है? 2 परमाणुओं के मध्य में कोई भी 2 परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा आबंध बनाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की सिर्फ साझेदारी करते हैं और आबंध बनता है, तो वहाँ एकल बंध बनता है। उसे हम एक क्षैतिज रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो वहाँ द्विबंध बनता है या दोहरा बंध बनता है और इसे हम दोनों परमाणुओं के बीच 2 क्षैतिज लाइनें खींचकर प्रदर्शित करते हैं। अगर 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो त्रिबंध बनता है और इसे हम दोनों परमाणुओं के बीच 3 क्षैतिज लाइनें खींचकर प्रदर्शित करते हैं। तो बंध किस प्रकार का है? एकल है, दोहरा है या तिहरा है? यह निर्भर करता है कि परमाणुओं की साझेदारी कितनी हो रही है। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा कुछ अणुओं के निर्माण के बारे में हमने पढ़ा। हाइड्रोजन के बारे में पढ़ा कि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और यह दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के साथ उस इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपनी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है और हाइड्रोजन के बीच एक क्षैतिज रेखा खींच करके हम इसे एकल बंध द्वारा प्रदर्शित करते हैं और हाइड्रोजन का अणु बन जाता है। इसी तरह क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं या दूसरे क्लोरीन के परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करके अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉनों की संख्या को पूर्ण कर लेता है। और चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं इसलिए इसे हम एक क्षैतिज रेखा द्वारा 2 क्लोरीन परमाणुओं के बीच एक क्षैतिज रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन का होता है, नाइट्रोजन का होता है, इसमें 3 का हम त्रिबंध बनता है, ऑक्सीजन में द्विबंध बनता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जल में ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, चूँकि बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वह 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से साझा करता है? 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ। चूँकि हाइड्रोजन की परमाणु की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वह अपने एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके H2O, मतलब इसीलिए जल का जो आणविक सूत्र होता है वह होता है H2O। और इसका अर्थ है कि हाइड्रोजन जो है वह हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु के साथ जुड़ करके जल का अणु बनाते हैं। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, जिसे यह ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ 2 परमाणुओं के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके पूर्ण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बनाता है। मीथेन
इसका सूत्र होता है CH4। यह हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ कार्बन के एक परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। 4 परमाणु हाइड्रोजन के होते हैं, उनके एक इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के चारों परमाणुओं की अलग अलग एकल बंध द्वारा साझेदारी होती है और CH4 परमाणु अणु का निर्माण होता है। कार्बन के अपर रूप पाए जाते हैं इस प्रकृति में हीरा और ग्रेफाइट। इनके भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। उसका मुख्य कारण इनकी आणविक संरचना होती है। संरचना के में अंतर होने के कारण इनके गुणों में भी हमें अंतर दिखाई देता है। उसके बाद हमने पढ़ा कार्बन की सर्वतोमुखी प्रवृत्ति या क्या होती है, 2 गुण, श्रृंखलन और चतुर्संयोजकता। श्रृंखलन में हमने जाना कि कार्बन में यह गुण होता है कि कार्बन के परमाणुओं के साथ जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करने का गुण रखते हैं। चतुर्संयोजकता क्या है कि कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और यह 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, तो इसकी संयोजकता 4 होती है। तो इसलिए इसे हम चतुर्संयोजी तत्व परमाणु कहते हैं। और इस गुण के कारण यह अनेक तरह के परमाणुओं, दूसरे तत्वों के या अपने ही तत्वों के परमाणुओं के साथ साझेदारी करके बहुत बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है। तो 2 गुण हैं इसके, सर्वतोमुखी प्रवृत्ति के कारण, श्रृंखलन का गुण और चतुर्संयोजकता। उसके बाद हमने पढ़ा हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं। पहली चीज़ हाइड्रोकार्बन जान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए अणुओं को, यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन होते हैं संतृप्त और दूसरे होते हैं असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन्हें कहा जाता है जिनमें जो कार्बन के परमाणु हैं, सभी कार्बन परमाणुओं के मध्य सिर्फ एकल बंध बना हुआ हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध के अलावा किन्हीं 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, उन्हें हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कार्बन परमाणु के बीच हम केवल एकल बंध ही उपस्थित हैं तो वह संतृप्त जो है हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अगर किसी भी कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध है तो वह असंतृप्त कहलाएगा। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं एल्कीन। अगर द्विबंध है, किसी कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध उपस्थित है तो वह एल्कीन कहलाता है। और अगर कार्बन परमाणु के बीच त्रिबंध उपस्थित है तो वह एल्काइन कहलाता है। इनके सामान्य संरचना सूत्र CnH2n+2 Cn यह होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। संरचनात्मक समावयन क्या होता है? किसी भी ऐसा यौगिक कोई जिसका आणविक सूत्र जो है वह तो एक ही हो, लेकिन उसके संरचना सूत्र में भिन्नता पाई जाती है, उसे हम संरचनात्मक समावयी यौगिक कहते हैं। जैसे आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, यह सारे यौगिक मतलब एक ही संरचना सूत्र के अलग अलग तरह से श्रृंखला में जुड़ के शाखाएं बना करके अलग अलग तरह से संरचनाएं हम उसकी दिखा सकते हैं एक ही आणविक यौगिक की, तो उसे हम संरचनात्मक समावयन कहते हैं। विषम परमाणु क्या होता है? विषम परमाणु जब हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो चल रही है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के यौगिक बना रहे हैं, अगर उसमें कोई भिन्न परमाणु जुड़ जाता है तो उस भिन्न परमाणु को, कार्बन हाइड्रोजन से भिन्न परमाणु जो जुड़ता है उसे विषम परमाणु कहा जाता है। प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है? प्रकार्यात्मक समूह अणुओं का वह समूह है जो कि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ करके उसे एक विशिष्ट गुण प्रदान करता है। और यह प्रकार्यात्मक समूह कई प्रकार के होते हैं, जैसे हैलो समूह, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन,
जितने हाइड्रोजन हैं वह भी इन हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ करके प्रकार्यात्मक समूह का कार्य करते हैं और उसे विशेष गुण प्रदान करते हैं। एल्कोहल हो सकता है, एल्कोहल भी OH इसका अणु सूत्र है, OH होता है, या किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से अगर जुड़ जाता है तो उसमें परिवर्तन कर देता है। एल्डिहाइड भी इसी तरह का एक प्रकार्यात्मक समूह है। OCH कीटोन, CO कार्बोक्सिलिक अम्ल, COOH, यह सब प्रकार्यात्मक समूह होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से जुड़ करके उसे विशेष गुण प्रदान करते हैं। समजातीय श्रेणी क्या होती है? यौगिकों की ऐसी श्रेणी, हाइड्रोकार्बन यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें जो है 2CN मतलब C2H5OH, C3H7OH, कहने का मतलब एक हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला बनती है जिसमें पूर्व वाले 14 U का अंतर होता है, 14 आणविक अणुभार का अंतर होता है, मतलब CH2 का अंतर होता है। पिछला वाला यौगिक जो है उससे अगले वाले यौगिक में, अगले वाले हाइड्रोकार्बन यौगिक में एक CH2, एक कार्बन अणु और 2 हाइड्रोजन अणु अधिक होंगे। इस तरह जो श्रृंखला बनती है, वह श्रेणी बनती है, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। और समजातीय श्रेणी का गुण यह है कि समजातीय श्रेणी में स्थित सभी हाइड्रोकार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुणों में उनके अणुसूत्र, आणविक सूत्रों में अधिक वृद्धि के साथ कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। उसके बाद हमने पढ़ा कार्बन यौगिकों का नाम कैसे रखा जाता है। नाम रखने की एक संस्था है IUPAC, जिसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। यह कहता है कि किसी भी यौगिक का नाम, हाइड्रोकार्बन यौगिक, उसका नियम है कि सबसे पहले क्या करते हैं, उस हाइड्रोकार्बन यौगिक में कितने कार्बन परमाणु उपस्थित हैं उसको गिनते हैं। उस आधार पे उस यौगिक का मूल नाम रखा जाता है और फिर उसमें कौन सा प्रकार्यात्मक समूह जुड़ा है, उस प्रकार्यात्मक समूह को पूर्वलग्न या अनुलग्न के रूप में जोड़ देते हैं। जैसे एल्कोहल अगर जुड़ा है तो उसमें हम आल जोड़ देंगे, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अगर एल्डिहाइड समूह जुड़ा है तो आल जोड़ देंगे, मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। अगर इसी तरह कीटोन समूह जुड़ा है तो उसमें हम ओन जोड़ देते हैं, जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ब्यूटेनोन, प्रोपेनोन, एथेनोन, यह ओन जोड़ते हैं अगर कीटोन समूह हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में जुड़ा है प्रकार्यात्मक समूह के रूप में। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा है तो ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो यह हम जब देखते हैं कि किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह जुड़ता है तो हम उसमें उसे पूर्वलग्न या अनुलग्न के रूप में जोड़ देते हैं और सफिक्स या प्रफिक्स के रूप में हम उसे पढ़ते हैं। अगर असंतृप्त कार्बन श्रृंखला है और उसका हम नामकरण IUPAC नामकरण कर रहे हैं तो ENE और YNE, इसमें हम हर जगह जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उसके अंत में ANE होता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑप्टेन, सब में अंत में ANE होता है। तो जब उसका हम IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या करेंगे, अगर वह एल्कीन है, अगर एल्कीन है, कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ द्विबंध है, ऐसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो उसमें हम ENE जोड़ देते हैं ANE को हटा करके और पढ़ते हैं प्रोपीन, ब्यूटीन, एथीन। और अगर त्रिबंध है और एल्काइन है तो एथाइन, ब्यूटाइन, प्रोपाइन, YNE जोड़ देते हैं ANE को हटा करके। उसके बाद हमने कार्बन यौगिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ा कि दहन क्या होता है। अधिकांश जो कहने का मतलब ईंधन के रूप में, अधिकांश रूप में हाइड्रोकार्बन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है और यह 2 तरह से होते हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वह
दूसरे तरह से जलते हैं, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें स्वच्छ लौ नहीं निकलती है, वो उनमें कजली युक्त ज्वाला उत्पन्न होती है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना, संकलन अभिक्रिया, हाइड्रोजनीकरण इत्यादि इसमें हमने पढ़ा। प्रतिस्थापन, क्लोरीन का अणु का जुड़ना, यह पढ़ा हमने। जो महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक हैं, एथेनॉल जिसे हम सामान्य रूप में शराब के रूप में बाज़ार में बिकती है, वह एथेनॉल होती है। और यह जो दैनिक उपयोग है इसका तमाम दवाओं में उपयोग किया जाता है, टॉनिक में उपयोग किया जाता है। और एथेनॉइक अम्ल है, यह एसिटिक अम्ल कहा जाता है इसे ग्लाइसियल एसिटिक अम्ल भी कहा ग्लाइसल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, क्योंकि यह ठंडियों के दिनों में जम जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा साबुन व अपमार्जक के बारे में कि साबुन क्या होते हैं। उच्च श्रृंखला लंबी कार्बन श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं, और अपमार्जक जो हैं वह अमोनियम लवण होते हैं और या कठोर जल के साथ भी झाग उत्पन्न करते हैं। तो यह पूरा अध्याय हमने पढ़ लिया है और इसका रिवीजन भी कर लिया गया है। कोई भी टॉपिक अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो विशेष टॉपिक को हमसे कमेंट करके फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे हम आप इसके टेस्ट पेपर के साथ और अगले वीडियो के साथ। तब तक घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं।